तो अभी मान लो आप उमेदवार राम जी बेनीवाल है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी को छोड़कर अभी कांग्रेस में आए हैं और अभी बराबर आरएलपी का गठबंधन नहीं हुआ है, तो इस बार उमेदवार राम जी मतलब कांग्रेस को अगर वो गठबंधन नहीं होता है, हाँ, आरएलपी अगर कांग्रेस के साथ नहीं आती है, बिल्कुल, तो फिर कैलाश जी का रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन रविंद्र जी का जो रोड़ा है ना, वो भी पैदल चलते व्यक्ति के रास्ते में सरप आ जाता है ना, वो बड़ी बात हो जाएगी फिर। अच्छा, तो डर तो लगेगा ही। हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, यूं नहीं कह सकते क्योंकि राजपूतों के वोट भी बहुत ज्यादा है। रविंद्र सिंह भी जवान लड़का है। युवा पीढ़ी के लोग जो कांग्रेस बीजेपी सभी पार्टियों में, वो भी अगर पहले जिस तरीके से सपोर्ट दिया उस तरीके से सपोर्ट देता है तो धरातल पे हलचल तो मची जाएगी। तो इसीलिए हम ये सभी चीजें, इलेक्शन की बिसात बीत जाए, फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद का मामला है क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन उम्मीदवार रहेगा। अभी तो देखिए चुनाव की अब तारीख भी जारी हो गई है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। जब मैंने बताया ना, तीनों ही अभी तो उम्मीदवार, अगर रविंद्र सिंह भाटी नहीं होते हैं तो बीजेपी जीतने की पूर्ण संभावना है। ये कोई मैं बीजेपी का होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लोगों की मंशा भी यही है। अब मोदी वाले करिश्मे के बारे में भी लोग ये कह देते हैं कि साहब मोदी जी का करिश्मा तो खत्म हो गया। वो यूं कह देते हैं कि हमारे एमपी साहब ने बालाराम जी को टिकट दिला दिया, बहुत ही जल्दी दिलाया और उसमें मोदी जी को भी वो ले आए और फिर वो इलेक्शन में तीसरे नंबर रह गए। इसीलिए मोदी जी के करेज को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं और ये लोग, मैं ही नहीं दूसरे लोग भी महसूस करते हैं। और कुछ क्या है कि जैसे आज की तारीख में देश में भी जैसे सीएम को या ईडी का जो कार्रवाई वगैरह है उससे भी लोग संतुष्ट कम है। लोगों की भावना है कि भाई ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, सीएम से इस्तीफा ही नहीं लेते हैं, उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरा सोच है, मैं नहीं कहता कि वो 400 पार नहीं जाएंगे, मोदी जी ले आएंगे, लेकिन जिस तरीके से देश में हालात है उससे आत्मा नहीं मान रही है कि 400 पार हो जाएंगे। हम तो कहते हैं सरकार बीजेपी की बनेगी, वो भी गठबंधन में हमारे साथ बहुत सारे दल हैं, सभी आ जाएंगे और उससे बनेगी। हम गाय के पीछे तो हम गाते नहीं हैं और न गाने के पीछे गाने से पब्लिक हमारे साथ आती है। मैंने तो हमेशा ईमानदारी से मेरा जीवन व्यतीत किया और मैं लालू राम जी की वजह से बीजेपी में हूँ और लालू राम जी का परिवार ईमानदार और नेक इंसान है और उनका परिवार में भी सभी मेंबर नेक है। नमस्कार साथियों, अभी अपने देश के अंदर लोकसभा चुनावों के अब कुछ ही दिन बाकी हैं और तो मैं जनता से, नेताओं से रूबरू होने का, रिव्यू होने का आपके सामने पूरी जानकारी ये लाने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, आज मैं बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति को लेकर आज मेरे साथ में है गुड़ामालानी धोरीबना के मगर राम जी नैण, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनावों को लेकर गुड़ामालानी और अन्य आसपास के जो आंकड़े बताए थे, जिन्होंने एक अनुमान लगाया था, उनका आंकड़ा है बराबर बैठा। तो इस बार मैंने सोचा कि एक बार फिर से मगर राम जी नैण धोरीबना का आज एक बार फिर से इंटरव्यू किया जाए और आप लोगों ने भी मगर राम जी का पिछली बार जो इंटरव्यू है आपने खूब ज्यादा शेयर किया और देखा, तो आज मैं एक बार फिर से आपके साथ में मगर राम जी नैण से मुलाकात करवाऊंगा और बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम शाह। राम राम सर। हाँ, आपसे मेरा सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आपने पिछली बार गुड़ामालानी राजनीति को लेकर आपने जो आंकड़े बताए थे, जिसमें बराबर आपने जितना जैसा विश्लेषण किया वही उसी प्रकार से मतलब लगा था। तो अब अपने देश के अंदर और अपने बाड़मेर जैसलमेर विशेषकर बात करना चाहेंगे, तो अपने यहाँ बाड़मेर जैसलमेर राजनीति को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो आपका मतलब क्या कैसा विश्लेषण है, आप क्या कहना चाहोगे और आपका क्या आंकड़ा बैठा है? बाड़मेर जैसलमेर में जो भी इलेक्शन होते हैं वो जातीय समीकरण पे डिपेंड करते हैं। जाट कम्युनिटी के करीब 4.5 लाख वोट है जी। शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के करीब 6 लाख वोट है।
राजपूत, राणा राजपूत, पुरोहित और चारण, ये भी टोटल मिला के करीब 4 लाख के लगभग वोट है। बिल्कुल। मोमडन जाति में भी जैसे मोमडन है, उनके साथ तेली है, क्यामखानी है, मीरासी है और डाडी, जिनको मैं मेरी भाषा में कवि कहता हूँ। तो ये लोग सभी मिलकर अगर देखा जाए तो ये भी 3.5 पौने 4 के लगभग जाते हैं। ये 3 समीकरण है। इसमें से जो भी 2 भाग को लेता है वो इलेक्शन में सक्सेसफुल होता है। ये मेरा सोच है। मैं ये नहीं कहता कि जो चीज मैं कहूंगा ही वो सर्वमान्य है, लेकिन मेरा सोच ये है कि यहाँ राजपूत खड़े रहते हैं, जो मैंने राजपूतों के साथ जातियां बताई वो उनके साथ रहते हैं। जाटों के साथ जो रहते हैं वो जाट अपने हिसाब से जिन लोगों के साथ में रखते हैं। मुसलमान भी अपने हिसाब से जिन जातियों के साथ में रखते हैं। अब मोटी बात यह है कि जिस गांव में जाट निवास करते हैं उसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो लोग या मूल ओबीसी के लोग हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं। और जो राजपूतों के क्षेत्र में रहते हैं तो वो उनसे प्रभावित होते हैं। और जो लोग मुसलमानों के एरिया में रहते हैं वो मुसलमानों से प्रभावित होते हैं। हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान का कोई विच्छेद नहीं है। जो हिंदुस्तान में फिलहाल अभी राजनीतिक इस बात के लिए उफान पे है, लेकिन बाड़मेर में ऐसा कोई उफान नहीं है। हमारे यहाँ पीढ़ियों से हम सभी साथ रहते हैं और भाईचारे का नाता है। कभी मुसलमानों ने हमारे से दूरियां नहीं बनाई और हर कौम ने भी मुसलमानों से दूरियां बनाने की, और हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा साथ बाड़मेर जिले में कभी देखने को नजर नहीं आया। हालांकि संविधान के मुताबिक पार्टियों को भी ये संविधान सलाह देता है कि आप राजनीतिक दृश्य पे इलेक्शन या कोई भी लेवल में राजनीतिक में धर्म नहीं लाना चाहिए। लेकिन कुछ समय हो गया जिसमें राजनीतिक में धर्म का बहुत ज्यादा वर्चस्व सामने आ रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत उसका भी द्वेष पैदा हुआ है। फिर भी बाड़मेर जिला एक ऐसा है जो उससे अछूता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश जी चौधरी को खड़ा किया है। कांग्रेस ने आरएलवी से छोड़कर आए उमेदराम जी बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही व्यक्ति जाट समुदाय से है। रविंदर सिंह जी भाटी जो मौजूदा शिव विधायक है और निर्दलीय हैं, उनका भी जो है मानस से इलेक्शन लड़ने का है। बिल्कुल, काफी कोशिशों के बाद ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन वो लड़ेंगे और शायद लड़ेंगे। बिल्कुल, मेरे विचार से अगर रविंदर सिंह भाटी इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा जी। जो रविंदर जी के कास्टली वोट हैं वो उसमें नुकसान कर जाएंगे। तो बीजेपी इस वजह से कांग्रेस के सामने कमजोर पड़ेगी अगर वो निर्दलीय खड़े होते हैं और स्टैंड रहते हैं तो। वैसे कांग्रेस में कदावर नेता भी हेमाराम जी जो काफी समय से राजनीतिक में हैं। बिल्कुल, कर्नल सोनाराम जी भी कांग्रेस में हैं। जसवंत सिंह जी फैमिली से उनके सुपुत्र भी मानवेंद्र सिंह जी भी जी
कांग्रेस में सपोर्टेड है। इसीलिए कांग्रेस का पलड़ा भी अपन कमजोर नहीं मान सकते। बिल्कुल। मैं तो बीजेपी में हूँ और बीजेपी को ही सपोर्ट दूंगा। गुड़ामालानी में गए टाइम में 87,000 की लीड की थी बीजेपी ने यहाँ से। हाँ। लेकिन अभी जो लोगों के हाव भाव है उसमें थोड़ा सा जो है वो पहले वाला नहीं रहना चाहिए। हालांकि गए टर्न में लादूराम जी हारे, फिर भी लादूराम जी की वजह से कैलाश जी को यहाँ से 87,000 की लीड दिलाई गई। लेकिन अब के कैलाश जी खुद एमएलए एमपी रह गए हैं, तो 5 साल के पीरियड में लोगों के बीच में रहे, उससे लोगों का थोड़ा मानस क्या बनता है क्या नहीं बनता है ये पूरी बिसात बिछने के बाद में सामने आएगा। लेकिन मेरे सोच की वजह से थोड़ा अभी मौजूदा टाइम में थोड़ा सा उनका पब्लिक के में जो हाव भाव है वो कमजोरी की ओर नजर आता है। आप मान लो बीजेपी के हो और आप लोग हाव भाव कम कैसे, मतलब अपनी पार्टी के अपना कार्यकर्ताओं की कुछ असंतुष्टि है। हाँ। हो सकता है कार्यकर्ताओं के टाइम पीरियड में कभी कोई काम की वजह से हो गया होगा, बिल्कुल, या क्षेत्र में कम आए होंगे, या क्या रीजन है वो तो भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जब पता चलेगा। लेकिन मैं तो सामाजिक दृष्टि से पंचायतियों में जाता हूँ। बिल्कुल, आपका मतलब तो मैं जहाँ जाता हूँ तो जहाँ पब्लिक हर कौम के लोग मिलते हैं मेरे को, तो बिल्कुल, तो वहाँ थोड़ा सा यूं लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी ने 5 साल का राज रहा लेकिन हमारे को कृषि बीमा में वो फलाना टिकड़ा ऐसी बातें करते हैं। अब क्या है कि वो वास्तव में तो वो गलती पटवारियों की है। और कुछ कैलाश जी ने एमएलए इलेक्शन के टाइम में भी लोगों के बीच में कम पहुंचने की कोशिश की। कम पहुंचने का कारण तो ये था कि वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे और सेंट्रल में मिनिस्टर होने के नाते उनके आगे पूरा नेशनल था। कोई एक हमारी गुड़ामालानी गया, चौटन गया, सेवक, एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी तो थी नहीं, तो उनको तो पूरे भारत को संभालना था जी। वो चीज हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कैलाश जी को अच्छा पसंद कर रहे हैं और कैलाश जी को ही सपोर्ट करेंगे जी। और जो कोई भी नाराज है तो हमारे जैसे कृष्ण कुमार बिश्नोई अभी राजस्थान में मिनिस्टर है जी। उनके कंधों पे सबसे ज्यादा भार है। वो मेरे विचार से जो नजदीक आएंगे इलेक्शन, तो अगर उनके कहने पे लोग अडिग हो जाते हैं तो फिर कैलाश जी जीतेंगे, ये सोच है मेरा। अब रही बात रविंद्र सिंह भाटी जब खड़ा होता है तो रविंद्र सिंह क्या है कि राजपूत, राणा राजपूत इनके वोट तोड़ते हैं, तो ये एक तरफा बीजेपी के सपोर्टेड वोट मानते हैं। नहीं, मतलब रविंद्र सिंह ऐसा मतलब एक बोलते हैं कि यहाँ के मतलब अभी सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं कि अगर रविंद्र सिंह जी मतलब खड़े होते हैं बाड़मेर जैसलमेर से, तो ऐसा लगता है कि उनकी मतलब ठीक जो फिक्स है। क्योंकि पिछली बार अभी हाल में विधायक का चुनाव लड़ा है तो उन्होंने मतलब पहले ही बोल दिया था कि विधायक पक्का है। तो इस बार कैसा मतलब रविंद्र सिंह का दबदबा? नहीं, दबदबा तो यूं है कि वो कास्टली वोट अगर उनके सामने जाते हैं तो वो तीसरे रूप में होते हैं, तो बीजेपी के लिए थोड़ा कमजोरी आएगी। उसके साथ भी अब हमारे यहाँ जाट कम्युनिटी अगर सभी कैलाश जी को सपोर्ट कर देती है तो दुनिया की ताकत कैलाश जी को जीतने से कोई रोक नहीं सकती। और जाट कम्युनिटी के साथ शेड्यूल कास्ट के वोट हमेशा जुड़े रहे हैं, ये इतिहास रहा है बाड़मेर जिले का और जैसलमेर जिले का। तो अगर शेड्यूल कास्ट मुसलमान और जाट एक हो जाते हैं और कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं रोक पाएंगे।
और अगर उधर से शेड्यूल कास्ट और जाट एक हो जाते हैं और मूल ओबीसी साथ में रहती है तो कैलाश जी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अभी पत्रकार साहब विषाद पूरी बसी नहीं है, मैं भी क्षेत्र के दौरे पे नहीं हूँ। तो अभी मान लो आप उमेदवार राम जी बेनीवाल है जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी को छोड़कर अभी कांग्रेस में आए हैं और अभी बराबर आरएलपी का गठबंधन में नहीं हुआ है, तो इस बार उमेदवार राम जी मतलब कांग्रेस को अगर वो गठबंधन नहीं होता है, हाँ आरएलपी अगर कांग्रेस के साथ नहीं आती है बिल्कुल, तो फिर कैलाश जी का रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन रविंद्र जी का जो रोड़ा है ना वो भी पैदल चलते व्यक्ति के रास्ते में सरप आ जाता है ना, वो बड़ी बात हो जाएगी फिर। अच्छा, तो डर तो लगेगा ही। हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, यूं नहीं कह सकते क्योंकि राजपूतों के वोट भी बहुत ज्यादा है। रविंद्र सिंह भी जवान लड़का है, युवा पीढ़ी के लोग जो कांग्रेस बीजेपी सभी पार्टियों में, वो भी अगर पहले जिस तरीके से सपोर्ट दिया उस तरीके से सपोर्ट देता है तो धरातल पे हलचल तो मची जाएगी। तो इसीलिए हम ये सभी चीजें इलेक्शन की विषाद बीत जाए, फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद का मामला है क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन उम्मीदवार रहेगा। अभी तो देखिए चुनाव की अब तारीख भी जारी हो गई है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। जब मैंने बताया ना तीनों ही अभी तो उम्मीदवार, अगर रविंद्र सिंह भाटी नहीं होते हैं तो बीजेपी जीतने की पूर्ण संभावना है। ये कोई मैं बीजेपी का होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लोगों की मंशा भी यही है। अब मोदी वाले करिश्मे के बारे में भी लोग ये कह देते हैं कि साहब मोदी जी का करिश्मा तो खत्म हो गया। वो यूं कह देते हैं कि हमारे एमपी साहब ने बालाराम जी को टिकट दिला दिया, बहुत ही जल्दी दिलाया और उसमें मोदी जी को भी वो ले आए और फिर वो इलेक्शन में तीसरे नंबर रह गए, इसीलिए मोदी जी के क्रेज को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। और ये लोग, मैं ही नहीं दूसरे लोग भी महसूस करते हैं। और कुछ क्या है कि जैसे आज की तारीख में देश में भी जैसे सीएम को या ईडी का जो कार्रवाई वगैरह उससे भी लोग संतुष्ट कम है। लोगों की भावना है कि भाई ये उनके साथ अन्याय हो रहा है, सीएम से इस्तीफा ही नहीं लेते हैं, उससे पहले उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जब ये वाली तो वो बात हो गई कि सत्ता तो किसी के पास है ही नहीं और लोग तो ये कहने लगे कि ये अघोषित इमरजेंसी है। मैं तो बीजेपी का हूँ, ये मैं सीमा से बाहर आके कह रहा हूँ, लेकिन लोगों की जो भावना है वो आप पूछने आए पत्रकार की हैसियत से तो मेरा दर्शाने का फर्ज है। हालांकि कोर्ट डिसीजन देगा जब वो चोर है या बदमाश है, वो बात की चीज है, लेकिन आम लोगों के दिल में ये भावना मोदी जी के क्रेज को कमजोर करने की ओर बढ़ती है। हमारे यहाँ तो कृष्ण कुमार जी अगर पूरी बागडोर को संभालेंगे तो लोग कृष्ण कुमार जी से ज्यादा होते ही, ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी है और युवा आदमी है, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से हमेशा समाज में रहते हैं। इनको कोई भी फोन करता है रात को, आधी रात को भी, तो उस फोन को संभालते हैं, कार्यकर्ताओं के प्रति हमेशा निष्ठावान रहते हैं। तो मेरा सोच है कि अगर पूरी वैसे बबलू जी को भी जालोर डिस्ट्रिक्ट में प्रभारी लगा रखा है तो वो ज्यादा उधर रहते हैं, तो उसका भी हमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो हमारे बीच में रहेंगे तो हम ज्यादा फायदे में रहते, फिर भी वो समय दे रहे हैं तो हमको खुशी है उस बात की, क्योंकि ये प्रभारी वहां के हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, वहां उनके उम्मीदवार के साथ में काम करना पड़ेगा। लेकिन कैलाश जी का गए टाइम में एमएलए इलेक्शनों में अपना वक्त कम देने का लोगों में थोड़ा बहुत नाराजगी है। हालांकि नाराजगी को हम सभी मिलकर उसमें सेटल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नाराजगी नहीं है जी। इसीलिए थोड़ा बहुत तो लोगों में रुझान को देखकर सच्ची बात तो पब्लिक के सामने जाती है तो कहना पड़ता है।
नहीं, कोई भी पार्टी का आदमी होता है तो कोई भी पार्टी की मतलब बखान करता है, तो आप लोग नहीं, मैं कोई पार्टी से मैं बंधा हुआ जरूर हूँ, लेकिन मैं पार्टी का गुलाम नहीं हूँ जी। हाँ। मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलामी से बात नहीं कोई भी पार्टी का नेता या कोई आदमी होता है तो वो हमेशा पार्टी का ही बखान करता है, परंतु आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हाव से लग रहा है कि आप पार्टी का मतलब कोई कमियां हमको भी बता रहे हैं। नहीं, कमियां नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे तो लोगों के बीच में कमियां नेताओं को नहीं बताएंगे, नेता अंधा हो जाएगा, फिर तो वो रोम वाली बात हो जाएगी, नूरे बंसी बजा रहा था, रोम जल रहा था, ये हो जाएगा फिर। इसीलिए सच्ची बात तो कहनी पड़ती है कार्यकर्ताओं को, और हम कहेंगे, लेकिन कहने के बावजूद भी हम हमारा वोट खराब नहीं करेंगे, बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेंगे। नसीब तो नेशनल का जो होगा वो होगा, और वैसे नेशनल लेवल पे भी काफी परिवर्तन है। अभी इतने लेवल पे तो हाई लेवल के मैं नहीं हूँ लीडर, लेकिन जो 400 पार की बातें करते हैं ना, ये बात थोड़ी सी कमजोरी दर्शाती है। बिल्कुल मेरा सोच है, मैं नहीं कहता कि वो 400 पार नहीं जाएंगे, मोदी जी ले आएंगे, लेकिन जिस तरीके से देश में हालात है उससे आत्मा नहीं मान रही है कि 400 पार हो जाएंगे। हम तो कहते हैं सरकार बीजेपी की बनेगी, वो भी गठबंधन में हमारे साथ बहुत सारे दल हैं, सभी आ जाएंगे और उससे बनेगी। हम गाए के पीछे तो हम गाते नहीं हैं, और न गाने के पीछे गाने से पब्लिक हमारे साथ आती है। मैंने तो हमेशा ईमानदारी से मेरा जीवन व्यतीत किया, और मैं लादू राम जी की वजह से बीजेपी में हूँ, और लादू राम जी का परिवार ईमानदार और नेक इंसान है, और उनका परिवार में भी सभी मेंबर नेक है। तो हमेशा नेक आदमी के साथ रहने से हमको कई अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, तो उनके परिवार से मैं सच्ची चीजें सीखता हूँ। हो सकता है कि मैं भी कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ लोगों की नजरों में, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो सब फाइनल है, लेकिन जो मेरा सोच है वो मैं आपको व्यक्त करता हूँ। तो फिलहाल तो पूरी विचार विषय नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, पिछली बार तो आपने मतलब बोल दिया था, अभी नहीं, उस टाइम तो ये कॉन्स्टेंसी का मामला था। अभी जैसलमेर साथ में है, शिव में भी साथ में है, और जैसे कैलाश जी ने टिकट बांटने में गड़बड़ करके प्रियंका का टिकट काटा। प्रियंका उस शख्स की पोती थी जिसका दादा तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी रह चुका था। उन्होंने हमारे यहाँ लोगों को अच्छे व्यवहार के लिए उठना बैठना सिखाया था। बहुत बड़े रामदान जी का तो मेरे विचार से अब हम वर्णन करने बैठे तो हमारे पास इतने शब्द भी नहीं है उस आदमी को कहने के लिए। उस आदमी ने कितनी तकलीफें हमारे किसान वर्ग और मतलब जो है मजदूर और जो लोग थे उनको उठाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। उनके बेटे गंगाराम जी थे, तो उन रामदान जी के नाम से उनको भी वो विरासत मिली। गंगाराम जी ने रामदास जी से भी आगे बढ़कर ऐसे कई काम किए जो लोगों के दिल में आज भी जगह है। गंगाराम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गंगाराम जी के जो भी व्यवहार था वो लोगों के बीच में आज भी जिंदा है। वो सरकार में बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा सरकार में रहने वाले जाट थे, लेकिन उन्होंने सरकार में रह के कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, भला करने की कोशिश की। हो सकता है कभी उन्होंने भी कोई बचपना था तो उसमें ईर्ष्या की होगी लोगों से, मैं नहीं कहता, लेकिन जब ये पूर्णतः परिपूर्ण मैच्योर्ड हो गए थे उसके बाद में ऐसा कोई पहलू नहीं था गंगाराम जी चौधरी का कि जो लोग उसको उल्फा दे। गंगाराम जी ने सतीश को में लोगों को साथ में रखा। उन्होंने कभी भी छोटी जात के व्यक्ति को भी छोटा नहीं समझा और बड़ी जात के व्यक्ति को बड़ा नहीं समझा, सबको बराबर दृष्टि से देखा। इतना तो मेरे विचार से भगवान भी नहीं देख सकता। उनका एहसान था और उनकी पोती थी, उनका टिकट काटना 2-2 बार, और वो टिकट कटने 2-2 बार टिकट कटने के बावजूद भी जब बीजेपी के साथ रही और ईमानदार छोरी थी, उसका टिकट
पता नहीं लोगों से कैलाश जी ने पूछा नहीं होगा, कैलाश जी की भावना क्या थी, पार्टी का क्या निर्देश था, ये तो मैं उनके मामले में कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन उसका टिकट कटना भले ही एक वाकया ही था, लेकिन लोगों के दिल में ये घृणा पैदा कर गया कि भाई कैलाश जी ने इनका टिकट काट दिया। पता नहीं क्यों आज कैलाश जी के उसके प्रति लोगों में भावना है। आज लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका जी भी अगर कैलाश जी के साथ जाती है, लेकिन हम नहीं वोट देंगे कैलाश जी को। इतना द्वेष पैदा हो गया। तो मेरे विचार से ये और शिव का दोनों जगह का ये होना थोड़ा अच्छा नहीं था। बीजेपी पार्टी में भी लोगों की सोच की कमी थी, इसलिए रविंद्र जी को बीजेपी में लेके फिर टिकट नहीं देना, फिर वापस वो निर्दलीय खड़ा होना, जीतना, प्रियंका जी को टिकट नहीं देना, जीतना। ये 3-4 पहलू ऐसे हैं जो इनके रास्ते में बड़े रोड़े हैं। अगर किसी रास्ते में पत्थर आ जाता है तो घोड़े पे दौड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा सोच है मेरा। बाकी अब वो उम्मीदवार हैं, वो अपने सोच से दौड़ते हैं। मेरे गांव में तो अब मान लीजिए अब आरएलपी उम्मीदवार राम जी छोड़कर मान लो आरएलपी छोड़कर अब कांग्रेस में आए हैं, और अब उम्मीदवार राम जी कैसी गणित बैठ रही है? आप भी उधर उम्मीदवार राम जी की गणित तो ये बैठ रही है कि आरएलपी में आए, अगर उम्मीदवार राम जी के साथ हनुमान जी का कांग्रेस के साथ समझौता नहीं होता है तो आरएलपी के जो लोग हैं वो कैलाश जी को सपोर्ट करेंगे, हमारी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अब रही बात हनुमान जी के और कांग्रेस पार्टी के समझौता हो जाता है तो वो आरएलपी उधर जाती है, तो इसका भी नुकसान राजस्थान में तो होगा, पूरे राजस्थान में इफेक्ट तो जाएगा। लोगों का मानना है कि अगर आरएलपी और कांग्रेस का समझौता हो जाता है तो राजस्थान में 15 सीटों पे कांग्रेस कब्जा कर लेगी। ये लोगों का सोच है, सुनते हैं, ये कोई फाइनल नहीं कह रहा हूं मैं। और 10 सीटें बीजेपी को मिलेगी, कोई कह रहा है 15 बीजेपी को मिल जाएगी, 10 कांग्रेस को। ये एक कयास है, कैश लगाया, ये कयास है, फाइनल नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं कि जो हमेशा 25 की 2 टर्न में आई है वो सीटें अब नहीं आएगी। उसका कारण वसुंधरा जी का हमारे बीच में नहीं रहना भी, क्योंकि वसुंधरा जी अपने बच्चे का ही प्रचार कर रही है। अगर पूरे राजस्थान का वसुंधरा जी दौरा करेंगे तो पूरा नक्शा ही चेंज कर देगी वो। हमारे बीच में इलेक्शन में अगर वसुंधरा जी रहे तो फिर हमको 25 की 25 सीटें लाने में बीजेपी को कोई 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 तकलीफ नहीं है। बाड़मेर की सीट भी हम निकाल देंगे। लेकिन मैडम का जो लोगों के प्रति रुझान था वो सीएम नहीं बनने से थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है। अब हो सकता है मेरे सोच में और दूसरे लोगों की सोच में फर्क हो। मैं ये सोचता हूँ कि मैडम के, हालांकि अच्छे हैं मुख्यमंत्री जी, अच्छे आदमी हैं, अच्छा सोच है, अच्छी समझ है, अच्छा राजस्थान को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो वसुंधरा जी के लिए वो हो गई जी, कोई हमारे जाट का बच्चा था, ससुराल गया, उससे पहले उसने कुछ कभी गुड़ खाया नहीं था, तो उसको जब गुड़ मिल गया तो वो क्या है कि वापस आया तो मेरे को गुड़ चाहिए, गुड़ चाहिए, वो वाली बात हो गई है। तो वसुंधरा जी के नाम से लोगों में ये भावना बहुत ज्यादा है। हालांकि वसुंधरा जी ने काश्तकारों को कर्जा भी माफ करने का मौका दिया राज में रहते हुए। वसुंधरा जी ने दूसरी जगह का मैं नहीं कह सकता, इस गुड़ा मलानी में 5 साल के पीरियड में कभी भी बीमा क्लेम में कोई कमी नहीं रही। ये भी लोगों की उसके प्रति सहानुभूति थी जी। और 13,700 रुपए राजस्थान के काश्तकारों को दिए जिसका जमीन में नाम था, जो चाहे 6 माह का बच्चा था चाहे 100 साल का बुढ़ा था। तो वो रुझान था, फिर कांग्रेस पार्टी ने बीच में वो कुछ कम कर दिया। उसके बाद में लघु सीमांत वाला फिर लफड़ा डाल दिया। ऐसा कुछ कर करा के अभी वो ये सरकार आई है, तो ये तो आई है, अभी बच्चा जन्मा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो वाली बात है। अब इसमें तो अपन दोषी मान ले, ये बात है नहीं। लेकिन अगर रविंद्र सिंह जी खड़े नहीं होते हैं तो हमारी जीत बीजेपी की निश्चित है। अगर हम रविंद्र सिंह जी को मनाने में कामयाब रह जाते हैं तो, नहीं तो क्या है कि मूल ओबीसी भी उसकी ओर आकर्षित होगी। और
कैलाश जी भी अच्छे इंसान है, लेकिन लोगों का कहना है, मारवाड़ी में कहावत है, कासर केलो अमरस पीऊ मित्र प्रदो निद्रा पाका भला काचा नहीं आवे कौम। तो इनकी उम्र छोटी थी, इस वजह से ये लोगों को पूरा समय नहीं दे पाए। पता नहीं, लोगों में थोड़ा बहुत रुझान। मैं पंचायतियों में जाता हूँ, अभी मैं एक रत्तासर में कोई पंचायती थी, फिर एक कानासर में कोई था मामला, उसमें गया, एक बार सिंदरी गया, तो यूं लोगों में जाता हूँ। ये बार की है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से 2-3 पंचायतियां, ये अभी जस्ट थोड़े दिनों की बात है। तो उससे वहां लोगों का कैसा, पहले लोग हमेशा कहते थे मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन अब के ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे। देंगे और देखेंगे में बहुत फर्क है। इससे थोड़ा सा दिल में हमारे भी धड़कनें बढ़ती है। बाकी कुदरत को तो अब कोई चैलेंज कर नहीं सकता, भगवान ने जो रिजल्ट तय किया वही मिलेगा। बाकी मोदी जी ने देश में राम मंदिर भी बनाया है, वादा किया गए टाइम में, 370 भी हटाई है, और लोगों के गरीब के साथ रहे हैं। गरीबी तो देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी 80% गरीब थे, इंदिरा गांधी के टाइम में 75 पे आए, शास्त्री जी के टाइम में वही रिजल्ट था, मोरारजी देसाई आए तो भी वही था। मोरारजी के टाइम में चरण सिंह जी ने थोड़ा नोटबंदी वाले मामले में अच्छा किया, उससे मार्केटों में डाउन पना आया और उससे किसान और गरीब को फायदा मिला। नोटबंदी में 17 पूंजीपतियों को भयंकर लताड़ मिली। नोटबंदी तो मोदी जी ने की, लेकिन वो मजा नहीं आया। बीपी सिंह की सरकार रही, चंद्रशेखर की भी रही, चरण सिंह की भी रही, देवगौड़ा की भी रही, गुजराल की भी रही, अटल बिहारी वाजपेयी की रही, मनमोहन सिंह की भी रही। लेकिन मनमोहन सिंह को मैं इस इमदाद दूंगा कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में मूल्य वृद्धि को रोक के रखा। उन्होंने, बहुत बड़ी बात थी ये। मोदी जी के टाइम में मूल्य वृद्धि भी नहीं रुकी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी और गरीब भी 80% हो गए, क्योंकि आज भी 5 किलो अनाज के लिए लाइनें लगती है, मैं जहां भी जाता हूँ। तो इसका मतलब मोदी जी से लेकर, मतलब जो है जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक गरीबी कम करने में कोई भी प्रधानमंत्री सक्षम नहीं हुआ। ये आपके गांव में नहीं लेते हैं क्या 5 किलो अनाज? लेते हैं ना। तो फिर 80% लोग, 80% लोग अगर गरीबी में नहीं है तो फिर 5 किलो अनाज फ्री का कैसे लेते? गरीब तो है ही है ना। बिल्कुल। तो ये मेरा सोच है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब गरीबी में कमी नहीं आई है, इसका मतलब देश में कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं हो रही है अभी तक। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला जो इस गरीबी को काट सके। चरण सिंह जी वित्त मंत्री रहते हुए 17 पूंजीपतियों को धराशायी किया और बहुत महंगाई को 0 पर लेके गए थे। ये थोड़ा काल, मैंने स्टूडेंट था जब मैंने देखा था जनता पार्टी के टाइम में, ये जरूर हुआ, लेकिन गरीबी के लिए वो भी सक्षम नहीं हुए, वो सरकार टूट भी गई। मेरा सोच है। बाकी आप लोग पत्रकार हो, आप हमारे से ज्यादा जानकार हो, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की टोल लेते हैं। आप तो ठीक है, हमको राजी करने के लिए पूछते हो, बाकी बात तो सभी आपके हर टाइम कानों में और जी आंखों में गुजरती रहती है। इसीलिए आप आए हमारे पास, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुक्रिया। बिल्कुल, ये हमारे साथ में है मगाराम जी नैहड़, और अपने पार्टियों के प्रति और जैसलमेर, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव को लेकर इन्होंने जो अपने आंकड़ा है वो सटीक आंकड़ा भी बताया। तो तमाम साथी इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।